नमस्ते बच्चों। आ, आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था, इधर मेडिसिन में हम लोगों ने पूछा तो, और सर्वे लिया था तो, और वो डिमांड मेरे पास बहुत दिनों से आ रही थी कि आप जो बुक है ना, हम लोगों की, मेरी किताब जो आप पढ़ते होगे कि एमबी के वो एसएससी इंग्लिश के एक एक सेट का डिस्क्रिप्शन कीजिए, मतलब एक्सप्लेनेशन। देखो, अमूमन मैं ऑलमोस्ट इस बात के खिलाफ हूं कि एक एक सेट के डिस्क्रिप्शन से, जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, वैरायटी है क्वेश्चंस हैं, वर्ड रिलेटेड हैं, ग्रामर रिलेटेड हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक एक सेट करने से वो क्वेश्चन तो दोबारा आएगा नहीं। जरा सोचना, देखो इंग्लिश मैथ से, रीजनिंग से कैसे डिफरेंट है कि आपके पास इस सेट का, अगर मैं किसी खास सेट का, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में से जितने लोगों ने डिमांड किया है वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि देखो दो चीजें होती हैं। एक, मैं कुछ ऐसा करूं कि आपको फॉर द टाइम बिंग, अभी के टाइम में थोड़ा अच्छा लगे। जैसे आपके पास जख्म हो गया हो और आपको दर्द कर रहा है, तो आप एक पेन किलर खा लीजिए। जख्म के लिए कोई इलाज मत कीजिए, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, आधे घंटे, एक घंटे, जब तक उस मेडिसिन का इफेक्ट आपके ऊपर रहेगा ना, तो आपको ठीक लगेगा कि हाँ, मेरा दर्द कम है। दर्द कम है, दर्द का कारण खत्म नहीं हुआ है। जैसे मेडिसिन खत्म का असर खत्म होगा, आपको फिर दर्द आने लगेगा। तो आप अभी थोड़ा सा दर्द अगर सह लो और डायरेक्ट अगर काम अपने उस जख्म पे करो, तो शायद ये आपको बहुत जल्दी, कुछ दिनों के अंदर में वो जख्म ही खत्म हो जाएगा, सो दर्द का कारण खत्म हो जाएगा। और अगर आपने सिर्फ दर्द की दवाई खाई और जख्म को ठीक नहीं किया, तो वो जख्म और धीरे धीरे बदतर होता चला जाएगा। यही पार्ट इंग्लिश में मैटर करता है। अब हम लोगों के साथ क्या है ना, आप लोगों के साथ थोड़ी सी परेशानी कि अगर कोई एक सेट का एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो आपको अभी के टाइम में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप किसी नए सेट को बनाते हो तो उसमें जिन शब्दों को पीछे कहा गया है, पूछा गया था, जिन सेट्स को लोगों ने एक्सप्लेन किया, वो शब्द आपको मिल नहीं रहे हैं। पहली चीज, ग्रामर के रूल्स कितने सेट करोगे, जरा सोचना। सेंटेंस अरेंजमेंट, क्योंकि वो सेंटेंस अरेंजमेंट जो एक्सप्लेन हुआ था वो तो अब दोबारा पूछेगा नहीं, जरा सोचना। फिलर्स, तो आपके पास चूंकि यहां पे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, फॉर्मूला भी नहीं होता कि कोई सेट फॉर्मूला हो। आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो, मैंने क्लोसेस के कुछ तरीके बताए थे। ओके, नाइस, ठीक है। लेकिन उसमें आपने एक दो बातें समझी कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे पहले काम करना होगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो फिर आपके पास इन चीजों का ध्यान रख सकते हो। अब इन बातों को देखते हुए मैंने जो अभी बताया, अब मैं अगर आपके क्वेश्चंस को, जिस सेट का मैं कर रहा हूं, जिस सेट को मैं कर रहा हूं वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वो सेट डायरेक्ट। और ये जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है सीजीएल का, 2019 वाला जो 20 में हुआ था, उसका सेट 5 है मेरी किताब में। सीजीएल के पीटी का सेट 5 है। दैट इज, अगर ये बुक आपके पास है तो पेज नंबर 773 पे है ये क्वेश्चन। और अगर वो आपके पास बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में से इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो एट द सेम टाइम। अब किसी भी इंग्लिश के पेपर में समझो आप ध्यान से, क्वेश्चंस का डिस्क्रिमिनेशन होता है। याद करने वाली चीज है जिसमें आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेज, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग,
5। और अगर 2-2 क्वेश्चन पूछता है तो 25 में से 10 क्वेश्चन आपके याद करने वाली चीजों में से है। और मैं उन चीजों को अभी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको मैं याद करवाऊं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो वोकैब का क्लास देते हैं। आप में से कुछ लोगों ने डिमांड भी किया वोकैब का क्लास। आपको पता है कि इंग्लिश में 20 लाख वर्ड है, वर्ड्स हैं 20 लाख। और किस वर्ड को आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता है कौन सा को। अब मैं प्रीवियस जो आया हुआ वो है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कितने मैं वर्ड्स करूंगा, किसी भी एक्सप्लेनेशन में लोगों के कितने वर्ड्स कवर अप हुए हैं। लेकिन वही मैंने बताया, जख्म का जो एग्जांपल दिया था, अगर मैं वर्ड का मीनिंग आपसे करवा रहा हूं तो आपको अभी अच्छा लग रहा होगा, कुछ तत्काल आपको कुछ मिल रहा है। अगर मैं बोलूं कि पढ़ो, वर्ड्स को याद करने की कोशिश करो, आपके वर्ड्स आ जाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके जितने वर्ड्स पूछे जाते हैं वो आ जाएंगे, बशर्ते पूरे का पूरे प्रीवियस सेट का वर्ड्स याद कर लो आप। अब आप बोलोगे कि इतना कैसे याद होगा। अगर आप याद करने के लिए तैयार नहीं हो तो यह आपके लक की बात है कि आपका पढ़ा हुआ, अगर मैं अगर यहां पे वर्ड का सेशन अगर करूं तो कितने वर्ड्स मैं कर सकता हूं, जरा सोचो तो। हर दिन कितने वर्ड्स किए जा सकते हैं, और वो कितने सेशन होंगे। 500 वर्ड जाएंगे, 700 वर्ड जाएंगे, अगर मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूं तो एक दिन में। अब यह है कि 700 वर्ड्स में से आपके सारे स्पेलिंग वाले, सिनोनिम, एंटोनिम, फिलर्स में भी जो वर्ड्स होते हैं वो सब कवर अप हो जाएंगे। असंभव है। अगर ऐसा रहता तो किसी का भी वर्ड मीनिंग का सेक्शन गड़बड़ नहीं होता एग्जामिनेशन में, अगर 700-800 वर्ड होता तो। और आप जानते हो कि 700-800 वर्ड से होगा नहीं। आपको करना है, अगर किसी बुक का सहारा लेना है तो प्रीवियस पेपर्स में जितने सारे वर्ड्स पूछे गए हैं याद करने की कोशिश करो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके जितने इस सेट में, चाहे वो सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम फ्रेजेज, जितने वर्ड्स थे वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब आप अपने लेवल को चेक करो कि आपको इसमें से कितने वर्ड्स याद हैं। आप अपने लेवल को चेक करो। ये हर सेट का अगर आप सिर्फ वर्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने वर्ड्स आपको, आपका लेवल कहां तक पहुंचा है। हां, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालने वाला हूं, या नेक्स्ट वीडियोस, एक नहीं, वर्ड्स कैसे ज्यादा बिना मेहनत किए हुए कोई याद कर सकता है, इसका मैं तरीका आपको देता हूं। आपको मैं लाइव यहां पे वर्ड्स याद करा के दिखाता हूं आपको कि बिना ज्यादा मेहनत के, ज्यादा मेहनत तो लगेगा आपके पास। देखो, एक बात समझना, तुम अगर किसी छोटे बच्चे से कंपेयर करो तो कुछ चीजें तुम्हारे में पॉजिटिव हैं एज कंपेयर टू दैट स्मॉल किड, और कुछ चीजें नेगेटिव हैं। पहली चीज ये कि तुम ग्रोन अप लोग उस छोटे बच्चे की तरह निश्चिंत नहीं हो। वो खुश है, उसका आंख खुलना और उसके फिजिकल नीड्स, भूख लगना, नींद आनी, बस वो वहीं तक सीमित है। उसके पास एक मन, कहा जाता है ना, उसके पास मन बहुत इमीडिएट और छोटी छोटी चीजों से जुड़ा हुआ है। सोने से, खाने से, कोई चीज उसको अट्रैक्टिव दिखाई पड़ा बस वहां से। लेकिन हमारे में जो मन, या जिसको तुम अगर बोलो स्पिरिचुअलिटी में अगर मत जाओ, अध्यात्म में मत जाओ, तो अगर इंटेलेक्ट बोलो, बुद्धि, हमारे में उस छोटे बच्चे से बुद्धि ज्यादा है। अब वो बुद्धि ज्यादा हुई है तो उसने निगेटिव इंपैक्ट ज्यादा डाला है और पॉजिटिव कम डाला है। आज हमारी सोच में ज्यादा टाइम नेगेटिविटी दिखाई पड़ता है, हम चिंतित रहते हैं, और पॉजिटिविटी पता नहीं कितने टाइम दिखाई पड़ता है।
हम लोगों को एनालाइज करते रहते हैं, अपने को छोड़कर अपनी कमियों को दूर नहीं करने की कोशिश करते, क्योंकि इंटेलेक्ट है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर इंटेलेक्ट है तो अपनी तैयारी में लगाई जाए उसको। और मैंने अभी कहा कि बिना ज्यादा मेहनत के वर्ड्स कैसे, एक सिटिंग में बहुत सारे वर्ड्स, एक सिटिंग में आप टाइम देते हो, और मुझे लगता है कि एक सिटिंग में 30 मिनट्स 40 मिनट्स आपको टाइम देना चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल ठीक है तो एक सिटिंग में आप 100 वर्ड कर सकते हो 40 मिनट में, अनजान 100 वर्ड्स। मैं अगले वीडियोज में इस पार्ट को डिस्कस करता हूं, क्योंकि आपने आज तक मुझे पढ़ाते हुए देखा है, चाहे ग्रामर हो चाहे क्लोज टेस्ट हो। आज तो थोड़ा बहुत सेंटेंस अरेंजमेंट में करूंगा। शायद इन चीजों को, जो कि आपकी कम्युनिटी में बड़ा कैची लगता है, मैं वर्ड्स नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना भी वर्ड्स करूंगा वो इनसफिशियंट होगा। उसकी सफिशियंसी आप डिसाइड करो। उसको करने की जो जरूरत होती है, उन वर्ड्स को याद करने का, टिकाने का। क्योंकि आप परेशान किस बात को लेके हो? इस बात को लेके नहीं कि आपको ये वर्ड याद नहीं होता, याद तो हो ही जाता है, लेकिन जितनी जल्दी याद होता है उससे थोड़ा कम स्पीड में वो भूलता है। और आप जो बोलते हो ना कि हमको याद नहीं होता, गलत। याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। अब इन चीजों को मैं बाद में अगले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। पहले आप यहां देखो, अब इनका सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है। अब आप अपने को चेक करो, और नहीं तो मैं अगर मीनिंग बताऊं वर्ड्स का और वो आप बना लो। आपने सेट देखा, आपने बना लिया, क्या फायदा होगा? आप चेक करो, आप देखो, क्योंकि जिन वर्ड्स को आप डिक्शनरी में खोजते हो वो ज्यादा टिकते हैं एज कंपेयर टू किसी का एक्सप्लेन किया हुआ, बताया हुआ। आपका खोजना, सर्च करना, और वो देखो, एक बात ध्यान रखना, आजकल आप सब लोगों के मोबाइल में, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक एज है, तो सबके मोबाइल में एक डिक्शनरी है। और चूंकि हम हिंदी बेल्ट से अधिकतर लोग हैं, तो वो एक इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी रखते हैं, ठीक? अब उससे वो चेक करते हैं। होता क्या है कि जब उन्होंने उस वर्ड को टाइप किया तो हिंदी में उसके 8-10 मीनिंग आ जाते हैं। अब जरा सोचो कि जिसने डिक्शनरी बनाई है उसको 10 मीनिंग दिखाई पड़ रहा है, तुम उस डिक्शनरी बनाने वाले से 10 गुना ज्यादा तेज हुए, तुमने एक वर्ड निकाल लिया अपने मन से, अपनी सुविधा से। यह तरीका गलत है। आप उन वर्ड्स को समझने की कोशिश करो। अब जरा देखो, मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। हालांकि ये वर्ड्स पे, चूंकि वर्ड्स की बात हो रही है, मैं एक वर्ड लेता हूं, रिक्लूज। आप निकालो इस वर्ड के मीनिंग को, सन्यासी। ठीक है, आपने इस वर्ड का मीनिंग निकाला है। अब चूंकि आपने हिंदी निकाला, तो हिंदी में ये जो आपने वर्ड देखा, इसका अपना एक कोनोटेशन होता है। कोनोटेशन मतलब उसका अपना एक अर्थ निकलता है। अब आपके दिमाग में कोई साधु, कोई सन्यासी, ऐसे आदमी की तस्वीर आएगी आपके दिमाग में। अब ये वर्ड है फॉरेन कंट्री का, ये वर्ड इंग्लिश का है, और इंग्लिश में शायद सन्यासी नहीं हुआ करते। समझना तुम ध्यान से, अंग्रेजों में सन्यासी नहीं हुआ करते। सन्यासी इंडियन कल्चर में तुमको मिलेंगे। अब तुमने इस वर्ड का सन्यासी मीनिंग निकाला, और ये डिस्टर्ब कर देगा। मैं जरा लेता हूं, अब जरा सोचो, वन हु लिव्स अ सॉलिटरी, अकेला,
लाइफ स्टेइंग अलूफ, अलूफ का मतलब बहुत ज्यादा केसेज में घुलना मिलना नहीं है। अब जरा तुम सोचो कि अगर वन वर्ड में पूछे इस तरह का वर्ड और आपने अगर सन्यासी वर्ड याद किया हो, और क्या यह उससे जुड़ रहा है, क्योंकि सन्यासी वर्ड हमारे यहां धर्म से जुड़ता है और यहां पे धर्म की बात नहीं हो रही है। यह वर्ड जहां से आया है याद रखिएगा, अगर इसकी हिंदी पूछता ना तो आपका तरीका सही था। इस वर्ड को समझना जरूरी है, समझना, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है। हिंदी में उस वर्ड को कन्वर्ट करना आपको सुविधा दे सकता है, बट जब तक आप इसके प्रॉपर्टी को नहीं समझेंगे इस वर्ड के, तब तक आप ऐसी चीजों को बना नहीं पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई व्हाट आई एम सेइंग दैट कभी भी वर्ड अगर करो तो इन वर्ड्स को, अभी आप देख लो, मैं अगर लिखूं प्रोडिगल शायद नहीं होगा, कंड्यूसिव शायद नहीं होगा, एग्जेम्पलरी, मिलिशियस, डेरोगेटरी, देखो यहां पे थ्रो अ फिट, यहां पे एक और वर्ड द बीज नीज। अब इन शब्दों के साथ तुमको यह पता चल गया होगा कि ये इडियम्स एंड फ्रेजेस में है। अब इन वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूं, मैं मीनिंग बताऊं, आप क्वेश्चन बना लो, मेरे सिस्टम में ये नहीं है और शायद ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं है। हां, आपको फॉर द टाइमिंग, क्योंकि देखो मिलियंस ऑफ व्यू किस में जाता है, जिसकी वैल्यू टेम्पररी होती है। आपको कोई गाना आया, आपने गाना देख लिया, मन को मजा आया, मनोरंजन हो गया, आपको अच्छा लगेगा। आपकी पढ़ाई मनोरंजन नहीं है, आपकी पढ़ाई कंपटीशन है, जिसमें लाखों लड़के बैठते हैं, 15 लाख 20 लाख, उसमें से 5,000 10,000 लोगों को फाइनली सिलेक्ट करता है। आप ये ध्यान रखो कि अगर 20 लाख लड़के हैं तो 19,90,000 लोगों को रिजेक्ट कर रहा है। तो ये 10,000 लोग भीड़ की तरह नहीं पढ़ते जैसे भीड़ पढ़ रही है। भीड़ मनोरंजन, आसान तरीका खोजती है। ध्यान देना, भीड़ क्या खोजती है? आसान तरीका, जिसमें उसको मनोरंजन हो, उसके अपने इंटेलेक्ट में फिट हो। जबकि वो चीजों को भूल जाता है कि नेशनल लेवल पे बात हो रही है। और मेरे कैरियर में अभी के स्टेज में इतने सारे लड़के हैं कि वो सेट बनाने वाले लड़कों से बहुत आगे हैं। सेट के एक्सप्लेनेशन वाले लोगों को, और वो भी एक्सप्लेनेशन 2-4 सेट का नहीं, 10 सेट का नहीं, कंटिन्यू करो। हर के बनाने का तरीका पहले सीखो, उसके बाद उन सेट्स का एक्सप्लेनेशन करो। आपने मैथ में क्या किया? पहले बनाने का तरीका सीखा आपने, हर चैप्टर के कैसे सॉल्व होता है, उसके बाद आपने सेट बनाना शुरू किया। यहां भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पहले सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे बनाया जाता, क्लोज टेस्ट कैसे बनाया जाता, फिलर्स कैसे देखते हैं, कंप्रीहेंशन कैसे पढ़ा जाता है, अंडरस्टैंडिंग कैसे मजबूत होता है, ये सब करो, इनको याद करो, एंड तब आप सेट बनाओ तो बात समझ में आती है। आपने पहले, अजीबोगरीब बात होती है, आप जरा रियलाइज करो, पहले आपने मैथ्स में चैप्टर वाइज अपने आप को तैयार किया, उसके बाद आपने मिक्सअप क्वेश्चन बनाना शुरू किए। चैप्टर वाइज जब तैयार कर रहे थे, उस चैप्टर के आप क्वेश्चंस बना रहे थे, सिर्फ उसी चैप्टर के, ताकि उसके फॉर्मूला सेट हो जाए। लेकिन जैसे ही आप अंग्रेजी की तैयारी में आते हो, कोई तरीका सिस्टमैटिक साइंटिफिक है ही नहीं। सेंटेंस अरेंजमेंट, चलो पढ़ते हैं, कोई ऑप्शन मार लिया हमने, क्लोज टेस्ट, हमको ये ठीक लग रहा है, हमने उसको टिक मार दिया। आपने सेक्शनली हाउ टू सॉल्व सीखा, क्लोज टेस्ट कैसे बनाते हैं। कुछ दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 हफ्ते आपने क्लोज टेस्ट का लगातार प्रैक्टिस एनालिसिस किया? नहीं, सीधा हम सेट उठाते हैं, सेट के क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। भाई, आपको जब बनाने नहीं आता, आपने हाउ टू सॉल्व नहीं सीखा है, तो फिर आप सेट के क्वेश्चंस कैसे बना रहे हो?
और इसी अनसाइंटिफिक तरीके से मेजॉरिटी का पेपर कभी भी इंग्लिश में ठीक नहीं हो पाता। दुख हम लोगों को भी है, उसका कारण उसके कारण में एक हम लोग भी हैं कि आप कभी कहीं भी पढ़ने जाओ तो पढ़ाने वाले लोग सीधा ग्रामर शुरू करते हैं, एज इफ इंग्लिश में पढ़ाने के लिए बस एक चीज है, ग्रामर। ग्रामर पढ़ा दिया, उसके बाद आप अपना झेलते रहो, क्लोजेस कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, नहीं पता है कैसे बनेगा। आपको मैं बताऊं, सबसे पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करो, क्वेश्चंस और खोजो ना, मिल जाएगा। अभी तो एक आध सेट का एक्सप्लेनेशन करने में आपको तरीका मिल जाएगा, और नहीं तो मैं आपको बता सकता हूं, मेरे पास तरीके हैं। चलिए, अब आप इतने में अगर सपोज करो कि डेरोगेटरी का मीनिंग नहीं आता और आपसे सिनोनिम एंटोनिम पूछता है, आप क्या कर लोगे भाई? मैथ होता छोड़ देते, रीजनिंग होता छोड़ देते। क्यों? कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इंग्लिश में छोड़ेंगे नहीं, टिक जरूर मार देंगे, क्या पता मेरा सही हो जाए। जानते हो टिक क्यों मारते हो, गेस क्यों करते हो इंग्लिश में? क्योंकि कभी तैयारी नहीं की है। जिस पेपर में तैयारी करते हो उसमें गेस कभी नहीं मारते, इवन आप जीएस में भी गेस नहीं मारते। मैथ और रीजनिंग को तो छोड़ ही दिया जाए, लेकिन इंग्लिश में गेस शायद सॉल्यूशन से ज्यादा है, और अगर गेस आपका रिजल्ट दे देता तो आप में से सारे लोग सक्सेसफुल हो गए होते। किसी को बोलो कि गेस से रिजल्ट आ जाएगा, हंसेगा। जब 19,90,000 लोगों को छांट रहा है तो गेस करने वाले लोग, आधे अधूरी तैयारी करने वाले लोगों की कितनी पॉसिबिलिटी है वो देख ले, वो देख ले, जज कर ले। मैटर ऑफ फैक्ट एकदम सामने सामने रखो। सो इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं क्या करूं, क्या बताऊं मैं मीनिंग, कि कंसेंशियस का मीनिंग क्या होता है। मैं अगर बोलूं एक हिंदी में वर्ड सचेत, चेतनशील अगर लिखा जाए, कर्तव्य परायण, तो कितना आपके भीतर में कर्तव्य परायण अगर इसका मीनिंग होता है तो आपके भीतर में कितनी समझ डेवलप हो रही है कर्तव्य परायण का, समझो। और आपके पीटी में 25 में से 10 क्वेश्चन यहां होते हैं। पीटी में बहुत मायने रखता है वर्ड से याद करने वाली चीजों से। हाँ, हम लोग आने वाले वीडियोस में वर्ड से रिलेटेड चीजों को मैं डील करता हूं, लेट्स सी। और मैं श्योर हूं कि आपको रास्ता मिल जाएगा कम मेहनत करने के, मतलब कम मेहनत नहीं, आसानी से ज्यादा वर्ड टिकाने का, भूलने की पॉसिबिलिटी कम करना है। अब हम लोग उन क्वेश्चंस पे आते हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, जो आपकी मेमोरी पे डिपेंड नहीं करती। और वो देखो ध्यान से, कम से कम 15 क्वेश्चन तो हैं, वो मेमोरी पे डिपेंड नहीं करती, वो आपके पास जो वर्ड्स हैं उस पे डिपेंड नहीं करती, आपकी रीडिंग स्किल पे डिपेंड करती है जिन क्वेश्चंस को। अब उसमें रियलाइज करो, आप सबसे बड़ा सेक्शन है क्लोज टेस्ट आपके पीटी का, क्योंकि 15 में से 5 क्वेश्चन वहां से होते हैं। अब जरा आप ध्यान रखो कि अगर मैं 5 क्वेश्चन वाली चीजों को बहुत आसानी से, 50 में से 10 नंबर 20%, 50 नंबर में से 10 नंबर क्लोजेस्ट में होता है। अगर मैथ में पता होता ना कि आपके पीटी में अगर एक सेक्शन से 25 में से 5 क्वेश्चन आएगा एक चैप्टर से, तो आप उस चैप्टर का, मैं जो नॉर्मली एक टर्म बोलता हूं, धुआं उड़ा के रख दिए होते, क्योंकि आपको पता है कि वो चैप्टर क्लियर हो गया तो मेरा 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि लड़के अभी तक क्लोज टेस्ट को अमूमन बस 4 ऑप्शन है, थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक लग रहा है, लेट्स टिक इट आउट, टिक कर दो। भाई ये रिजल्ट का नहीं है, ये परीक्षा में अपीयर हो सकते हो आप, लेकिन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में आने में ऐसे नहीं होता।
टिका के टिक करना होता है, 3 हटा के 1 को टिक करना होता है। चलिए, अब मेरे पास क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया हुआ है मॉन्यूमेंट, कलेक्शन, आसान क्वेश्चन है, रिकॉग्निशन एंड मेमोरियल। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब ये बाय द वे मुझे लगता है कि ये सारे वर्ड्स का मीनिंग जनरली आपको पता होगा। लिखा हुआ है अ रिवार्ड इज ए डैश, आगे सेंटेंस दिया हुआ है, विच मोटिवेट्स। अब अगर बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ो तो ये क्वेश्चन आराम से बन रहा है। जो कोई इनाम हमें मिलता है वो व्यक्ति को मोटिवेट करता है और वो ये है। अब आप जानते हो कलेक्शन है नहीं, मॉन्यूमेंट स्मारक है नहीं, मेमोरियल वही स्मारक का होता है, वो हमें हमारी प्रतिभा का एक रिकॉग्निशन है, उसको पहचान मिलती है। बहुत आसान है। ठीक, आप एक और फिलर देखो, देखिएगा जरा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके तरीके को देखिए। The government should take stringent steps. सेंटेंस है, ये है क्वेश्चन नंबर 17 फिलर का। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट। अब देखो, इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता, लेकिन अगेंस्ट टेररिस्ट अगर आप सोचो कि टेररिस्ट के खिलाफ गवर्नमेंट को कैसा स्टेप लेना चाहिए, तो आपको स्ट्रिंजेंट का मीनिंग आ जाएगा। रीडिंग के समय में वर्ड ज्यादा दिक्कत नहीं करते अगर आप अपने अंडरस्टैंडिंग को एक्टिवेट रखते हो तो। स्ट्रिंजेंट आराम से आपको समझ में आ रहा है, एक अच्छे वर्ड का मीनिंग आ रहा है। एंड फॉयल, फॉयल भी नहीं आ रहा है, फॉयल का भी मीनिंग नहीं आता है। एंड फॉयल देयर मीन्स टेररिस्ट का डैश डिजाइन्स। अब जरा डिजाइन का मतलब यहां क्या है, और वैसे भी ये 4 वर्ड हैं। इन चारों वर्ड्स में से अगर आप जानते हो मिनिमम 3 तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहां पे डिजाइन, फॉयल, फॉयल हो सकता है कि नहीं पता हो, लेकिन डिजाइन आपको पता होगा वर्ड का मीनिंग। लेकिन क्या यहां पे टेररिस्ट के डिजाइन को ये करे गवर्नमेंट कठोर कदम उठा के?
अब ये डिजाइन का मतलब उनके प्लानिंग को गवर्नमेंट ये करे। और उनका प्लानिंग कैसा है ये पूछ रहा है, नाउन यहां दिया हुआ है, नाउन के पहले एडजेक्टिव डालने को बोल रहा है। अब अगर इन चारों वर्ड्स को देखो, सोचो अगर मीनिंग आता हो तो यहां पे उनके षड्यंत्र को, उनके इन चीजों को अगर एक नेगेटिव मीनिंग डालना है, क्योंकि टेररिस्ट के प्लानिंग है, कैसे प्लानिंग है, नेगेटिव मीनिंग डालना है वर्ड का। अब ये आपको उसने एग्जामिनर आपसे बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं पूछा उसने, ये थोड़ा अटपटा हो सकता है, लेकिन ये वर्ड्स बार बार आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। और आपको पता है कि ये तीनों वर्ड अगर पता हो तो पॉजिटिव है। कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, पर्टिकुलरली फॉर द हेल्थ और फॉर एनी एक्टिविटी, जो किसी काम या आपके स्वास्थ्य के लिए सहायक हो, कोई भी परिस्थिति, इन्वायरमेंट, मौसम। बेनेवोलेंट जानते हो, उदार। एग्जाम्पलरी, बहुत शानदार टाइप का कोई काम होता है, वो तीनों जाएगा नहीं। मिलिशियस, किसी के खिलाफ ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ कोई एक्टिविटी प्लानिंग हम कर रहे हैं, उसको गवर्नमेंट रोके। अब अगर जरा ध्यान देना, एक तरफ हटाओ, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन में एक वर्ड, दो वर्ड सीखने को मिला, जिसका हो सकता है कि कभी सिनोनिम एंटोनिम में डाल दे, कभी स्पेलिंग में डाल दे। अब इन वर्ड्स को जो कमजोर तैयारी वाले लड़के हैं, जो तैयारी अच्छे से नहीं करते, वो इसको ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे से बन गया या नहीं बना। लेकिन अगर वो इसको सिस्टमेटिक करते तो उनके पास बहुत सारे वर्ड्स भी मिल जाते, क्योंकि ये सेंटेंस दोबारा नहीं मिलेगा, आपको याद रखना। ये वर्ड्स मिल सकते हैं, ये सेंटेंस अब आपको आपकी परीक्षा में नहीं मिलेगा, क्योंकि रिपीट नहीं करेगा। तो इसका एबीसीडी करने से क्या मतलब है कि मेरे 17 नंबर का, अगर आपका 17 का डी है तो यह माना जाएगा कि आपका वर्ड का लेवल या अंडरस्टैंडिंग ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको याद करो, और याद सिर्फ ऑप्शन को मत करो, इसमें भी ध्यान से पढ़ो, वर्ड्स मिलते हैं, वर्ड्स मिलेंगे, ध्यान से पढ़ो उसको। नरेशन वॉइस में तो आप लोग कंफर्टेबल रहते ही हो। अब जरा एक चीज देखो, एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैंने अभी तक कहीं डील नहीं किया है, बट मतलब पब्लिक वाले में, क्लासेस को छोड़ के आपको एक मैं दिखाता हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12। अब जरा इनके 4 सेंटेंसेस हैं, अरेंजमेंट हैं, इन चारों को अरेंज करना है। ध्यान से सुनना, जो सेंटेंस को अरेंज करने का टेक्निक होता है वो ये है, ट्रिक तो होगा, तरीका तो होगा बनाने का, कैसे सॉल्व किया जाता है। और सोचो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे मेंस में 20 होगा, 20। बैंकिंग के पार्ट के जो लड़के होते हैं उनके लिए एक बहुत टफ चीज है ये। उनके पास तो एबीसीडी ऑप्शन भी नहीं होता, आपके पास तो एबीसीडी ऑप्शन भी होता है। लेकिन कुछ चीजें इसमें ध्यान रखो, ये एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में आपका सारे सेंटेंसेस सिस्टमेटिकली लिखे हुए हैं, ना कुछ छूटा हुआ है ना कुछ जोड़ा हुआ है। आपको टेंशन इस बात का नहीं होगा कि ये कहां से लिया गया, कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा सेंटेंस में बनाने के लिए कि आपके पास जो ये एबीसीडी पार्ट है ना, इसको सामने रख के बनाया जाता है। देखो कमजोर बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको बनाएंगे, बना लिया उन्होंने, उसके बाद देखते हैं कि मेरा ऑप्शन कहां है जो हमने सेट किया है। बिल्कुल ही गलत तरीका है ये, बिल्कुल गलत तरीका है ये। जब मैं 4 पॉसिबिलिटी दे रहा हूं कि और उसमें से एक पॉसिबिलिटी नहीं है, कंफर्म्ड आंसर है, तो
इसका इंपॉर्टेंस कितना है वो मैं अभी डील कर रहा हूं। इसका इंपॉर्टेंस कम से कम 60% 70% होता है। आपके पास 30 to 40% इंपॉर्टेंस इसका है, थॉट का नहीं। ध्यान रखना, थॉट का नहीं, मैं अभी बता रहा हूं आपको। आप पहले ऑप्शन देखो। आपके पास, ध्यान दो, अगर इसको तुम पहले पढ़ना सीखो, इसको इसको पढ़ना सीखो। तुमने आज तक कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इस पे नजर रहनी चाहिए। और इसके असिस्टेंस के लिए ये दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंस है वो इसका है। ध्यान दो, जब आप सेंटेंस को देखते हो, चारों सेंटेंस का सीक्वेंस अलग अलग है, मतलब एक सेंटेंस में बात को इंट्रोड्यूस किया गया है, टॉपिक को, बाकी सेंटेंसेस उसी टॉपिक को आगे आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब मैं अगर देखूं तो यहां लिखा हुआ है, यहां द नहीं है, दे है। दे कैन परचेज देम, बस इतना ही, बस, और परचेज भी नहीं, ये दोनों। जरा बताओ, लिखा हुआ है कि वे इसको खरीद सकते हैं। और इस सेंटेंस को देखो, इट विल इंपोर्ट, ये इंपोर्ट करेगा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आयात करेगा। आपके पास ऑलरेडी बन चुका, जरा ध्यान दीजिएगा, द इंडियन गवर्नमेंट, आप में से सब कोई जानता है कि सी फर्स्ट आएगा। अब ये दोनों ऑप्शन को फिलहाल हटाओ यहां से, इसको नहीं देखना है और वेट कर लो। सी के बाद यहां ए दिया हुआ है और सी के बाद यहां बी दिया हुआ है। अब इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज, कुछ फैसिलिटीज अनाउंस की है। ये इट कौन है? इट विल इंपोर्ट। अब आपके पास वो इट, ये इंपोर्ट करेगा, तो शायद गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी क्योंकि वो फैसिलिटी अनाउंस कर रही है। अब आपके पास सी के बाद बी आना क्या है, यहां पे ए आया हुआ है, यहां पे बी आया हुआ है। ये वाले को, बाकी के दो सेंटेंसेस को बैठाने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ने की जरूरत है। आपके सेंटेंसेस में बहुत सारे ऐसे क्लू आते हैं, उन क्लूज पे नजर रखो। क्लू, बहुत सारे क्लू होते हैं। अभी तो तुम्हारे पास सिर्फ प्रोनाउन था, अभी आपको समझ में, दे कैन परचेज, खरीदेगा कौन? तो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये खरीदेंगे। और किसको खरीदेंगे? इक्विपमेंट्स को, यहां दिया ना, इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदेंगे वो। सो आपके पास ऐसे बहुत सारे क्लू होते हैं। जब सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, तो यहां पे थॉट कम, क्लू ज्यादा काम करता है। अगर आपको वो क्लू दिखाई पड़े और उस क्लू का जवाब ले लो तो अरेंजमेंट सेट हो जाएगा। और अगर 4 है और जवाब यहीं पे मेरा क्लियर हो गया तो मैं आगे क्यों पढ़ूंगा? मुझे लगता है ना कि डी नंबर सेंटेंस का कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये ना देखो तो पहले आप पढ़ोगे, पढ़ लो ना, पढ़ने के लिए, इसके लिए कि मेरे को क्लू दिखाई पड़े, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस तो चुन लेते हो, क्लू दिखाई। जब फर्स्ट सेंटेंस चुन लिया, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में फर्स्ट दिया हुआ है, तो तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अगर 2 में नहीं दिया हुआ फर्स्ट सेंटेंस, तो वो दोनों हट गया ना। अब ये दोनों हट गया तो तुम्हारे पास इनमें पॉसिबिलिटी बहुत क्लियर है कि इसके बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आना चाहिए। देखो ध्यान से, ए के बाद डी दोनों में है, तो ये कंफर्म है कि ए के बाद डी आएगा, इस ए के बाद डी आएगा। सो बनाने का जो तरीका होता है ना,
वो आपको डेवलप करना है, वो आपको अपने गुरुजी लोगों से सीखना है, और वो पहले सीखो, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, मैं मान लिया। पहले वो तरीका सीखो अपने गुरुजी लोगों से। गुरुजी लोग अगर सिर्फ आपको बोलते हैं कि ग्रामर पढ़ो, अब ये बोलेंगे कि ये अच्छा, ये प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भेद बताने से ये बनेगा? इसको तुमको ज्ञान देना है या तुमसे क्वेश्चन बनवाना है? मैं तुमको नाम ही लिखवा दूं 8 तरह के प्रोनाउन का, उस नाम को लेके तुम करोगे क्या? क्वेश्चन ये उठता है कि वो नाम अगर आप अपने सामने में रखे रहो, खाली नाम लो, रिफ्लेक्सिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, पजेसिव है, क्या करना है उसको लेके? यू आर नॉट अ ग्रामेरियन। हम लोगों की रोजी रोटी है, हमारे जिम्मे छोड़ो ना। तुमको क्यों, कोई तुमको देता भी है तो तुम क्यों लेते हो? क्योंकि तुम ग्रामेरियन बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। जिस दिन तुमको ग्रामर के का एक्सपर्ट बनना होगा, उस दिन तुम इन नामों को जानो। तुमको अभी यूजेस पढ़ने हैं, तुमको अभी यूज पढ़ना है जिससे तुम्हारे क्वेश्चन बने, ना कि तुमको नाम याद करना है। और गुरुजी लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े नाम बोलेंगे ताकि आप इंप्रेस हो जाओ। उनसे बोलो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कुछ तरीका बताइए। क्योंकि एक बात जानो भाई, कि अगर प्रश्न है तो उसका तरीका बनाने का भी होगा, बनाने का तरीका होगा उसका, प्रश्न का। क्लोसेस है तो उसको बनाने का तरीका होगा, सेंटेंस अरेंजमेंट है, तरीका होगा। अब आपको एक मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। आप मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हो, मोटरसाइकिल चलते चलते बंद हो गई। आपको पता है कि इंजन में कुछ गड़बड़िया हुआ है, आपने स्टार्ट किया 2-3 बार, स्टार्ट नहीं हुआ, आप मैकेनिक के पास ले गए उस मोटरसाइकिल को। फाइन, मैकेनिक बहुत अच्छा है। आपने कहा कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट नहीं हो रहा है, इंजन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, आप इसको देखो। मैकेनिक क्या करेगा? सबसे पहले उसका टायर खोल के अलग कर देगा, उसके बाद हेडलाइट खोलेगा, सीट खोलेगा, और पूरे मोटरसाइकिल को पुर्जा पुर्जा करके हटा के रख देगा। आप बगल में खड़ा होकर सोच रहे हो कितना अच्छा मोटरसाइकिल है, पूरे मोटरसाइकिल को एकदम तोड़ फोड़ करके विध्वंस कर दिया। बोलोगे ना कि इस आदमी को कुछ नहीं आता, ये बेवकूफ है और शायद ये विध्वंसकारी है। अच्छा खासा खड़ा मोटरसाइकिल को पार्ट, पुर्जा, चक्का सब खोल के अलग कर दिया। आप लोग वैसे ही मैकेनिक की तरह काम करते हो। देखो मैं तुमको बताऊं कैसे। ये है पूरी मोटरसाइकिल खराब है। बच्चा क्या करेगा? यहां से प्रोग्राम शुरू करेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। वो शुरू करेगा यहां से, भाई मैंने अंडरलाइन करके बताया है कि समस्या यहां है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, यहां पे इजी देन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जो समस्या यहां है, मैकेनिक को बोला इंजन में गड़बड़ी है तो इंजन खोलो ना, ये हेडलाइट क्यों उतार रहे हो? जब कॉमन एरर में हम पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो एक लॉजिक है, भाई मेरे को नहीं पता एरर कहां है। पूरे सेंटेंस में किसी भी वर्ड में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इंप्रूवमेंट में जब मैंने अंडरलाइन कर दिया तो तुम यहां से पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी। अभी आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। जहां पे अंडरलाइन है, अगर उसको तुम अपने
ऑप्शन से मैच कर लो तो मुझे लगता है कि या तो आंसर निकल जाएगा, नहीं तो कम से कम दो ऑप्शन तो खत्म ही हो जाएंगे, दो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे आराम से। लिखा हुआ है इजी देन द, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने हैं, उसमें मैथ के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे, यहां से यहां पढ़ना और सिर्फ इसको देख के खाली कंपेयर करना, ये तो 5 सेकंड की चीज है। लेकिन लड़का यहां से काहे को, गुरुजी लोगों ने बताया नहीं है। मैं तुमको बताऊं कि मेरे उंगली में परेशानी है, नाखून दर्द कर रहा है, मेरा बाल पहले छीलोगे, चश्मा उतार दोगे मेरे को ब्रश करवाओगे भाई, सीधा डायरेक्ट यहां देखोगे ना। इसमें अगर वर्ब होता, इसमें अगर वर्ब होता तो सब्जेक्ट से कनेक्शन होता, लेकिन जो यहां चीज दिया हुआ है उसका कनेक्शन किस सब्जेक्ट से है, किस वर्ब से है, किसी वर्ब से नहीं है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो इतना ही देखो ना, पूरा पढ़ोगे क्या मतलब है उसका। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इसी को ऐसे नहीं लिखता, सिर्फ आपको इतना देता, तो क्या यह क्वेश्चन आपसे बनता नहीं? ये नहीं बनता आपसे। सेंटेंस नहीं देता, सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन दे देता, ऑप्शन दे देता, आप आराम से बना लेते कि ऑप्शन यहां है क्योंकि दैन लगा हुआ है। इतनी बुद्धि तो सबके पास है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक पढ़ना, सेंटेंस अगर 3 लाइन का हो जाए, 3 लाइन का पढ़ोगे, क्या असर पड़ा उससे? जरा सोचो, अपने आप से पूछो, आपने अगर बनाया हो, अनुभव है कि आपने 3 लाइन का एक सेंटेंस पढ़ा, इंप्रूवमेंट अंडरलाइन कहीं भी हो, क्या उसका असर पड़ा? फिर तो जाके आप अंडरलाइन को ही देखते हो ना, तो डायरेक्ट अंडरलाइन को देखो ना, कम से कम ग्रामर उसका एक्टिव होगा। अंडरलाइन देखोगे तो ग्रामर समझ में आएगा। सेंटेंस पूरा पढ़ोगे तो थियरी जानते हो ना, सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तो खाली मीनिंग निकलेगा, ग्रामर नहीं निकलेगा। ग्रामर उसका नहीं आएगा, अर्थ निकलेगा, और अर्थ से अगर ग्रामर बन जाता तो ग्रामर की सारी किताबों को जला देनी थी, सारी किताबें जला देनी थी अगर अर्थ से बनता तो। अरे ग्रामर है, ग्रामर में अर्थ नहीं, अर्थ में ग्रामर नहीं। लेकिन यहां तो वाटर टाइट कंपार्टमेंट हम बनाते ही नहीं है। सोचते हैं कि ग्रामर पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। हमको हमारे गुरुजी लोगों ने बताया है कि व्याकरण पढ़ो तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक बात बताइए कि हिंदी में व्याकरण पढ़ लिए तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ी? अंडरस्टैंडिंग अलग चीज है, व्याकरण अलग चीज है, वर्ड मीनिंग अलग चीज है, क्योंकि सारे वर्ड पढ़ने के बीच में अननोन नहीं मिलते। ये तुम्हारा इंप्रूवमेंट बनाने का तरीका, कॉमन एरर, ये अगर आपसे बन भी जाए तो एक बात इसमें समझो, मैं हर सेक्शन से एक दो क्वेश्चन उठा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आपको ध्यान किस बात का देना है। मुझे नहीं पता है कि यहां से लेके यहां तक में एरर है, और चौथा ऑप्शन तो दिस इज क्वेश्चन नंबर, चौथा ऑप्शन में भी एरर दिया हुआ, मतलब एरर है। अब आपके इंप्रूवमेंट में, सॉरी कॉमन एरर में, एक एक सेंटेंस का वर्ड, सेंटेंस का एक एक वर्ड जरूरी हो जाता है कहां पे एरर है। लेकिन एक बात समझना, सारे वर्ड्स में एरर नहीं हो सकता है। एक बात बताओ, ये सिनेमा हॉल में क्या एरर होगा? इससे तो अर्थ निकलेगा ना, इससे क्या होगा? तो अगर आपको देखना है तो एरर के पार्ट के पॉइंट, जब कोई नाउन दिया हुआ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पर्टिकुलरली, उसमें एरर कहां जाएगा?
आपका ये लिखा हुआ है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। सो एक बात ध्यान रखना कॉमन एरर बनाने के समय में कि हर वर्ड में एरर नहीं होता और ना हो सकता है। उनमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये वर्ड है, इसको पढ़ के रिच्ड मत पढ़ो। रिच का मतलब पहुंचना मत सोचो, पास्ट का वर्ब। तो सबसे पहले तुम्हें काम होगा कि ये पास्ट बोलने का मतलब, बिकॉज देयर आर टू सेंटेंसेज, अगला वाला सेंटेंस को भी पास्ट में देख लो है या नहीं है। एक्सेप्शंस अपार्ट, आप में से कुछ लोगों को खुजली आएगी कि कुछ पास्ट के साथ प्रेजेंट भी आता है, भाई उधर छोड़ दो, फिलहाल बेसिक बात करो। हमने देखा यहां पे हेड प्लस वर्ब लगा हुआ है, तो चलो इसमें टेंस का पार्ट का एरर नहीं है। आई रिच तुमको पता है कि सही है, व्हेन सही है, और नो एरर नहीं है ऑप्शन में। ये क्वेश्चन नंबर मैंने क्या बोला अभी, 19 नंबर, ये बन जाए, लेकिन ये तरीका याद रखना, नो एरर नहीं है। अब इन तीनों में से है ऑलरेडी मैं नहीं जानता, इसको जरा ध्यान से देखो। और ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हेड प्लस V3 लगता है ना, उसने तो यहां V2 लगा दिया है। अब जब तक नजर ये नहीं जाएगी, दिमाग में नहीं आएगा कि बिगिन का बिगैन और बिगन होता है, तब तक ये क्वेश्चन में नजर नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखना कि कॉमन एरर ये छोटा दिया हुआ है, बड़ा बड़ा कॉमन एरर मिलता है, उनमें फालतू के शब्दों को हटाइए। वर्ब का कनेक्शन सब्जेक्ट से होता है, टाइम से होता है, मतलब सिंटेक्स और टेंस, वॉइस से होता है, एक्टिव या पैसिव। उन शब्दों को देखो जहां पे एरर हो सकता है, स्कोप है। पूरे शब्दों को देख के सेंटेंस का मीनिंग समझ में आएगा, और मीनिंग से रूल नहीं गाइड होते, रूल से गाइड होते हैं। गेटिंग? सो कॉमन एरर में भी आपको पढ़ने के बीच में उन फालतू के शब्द जहां पे एरर नहीं हो सकते हैं, यह भी दिमाग में रखना होगा। सेट का जो एक्सप्लेनेशन होता है, मैंने इसका क्लोज से छोड़ दिया है। सेट का एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं करना था, मुझे एक सेट के प्रति अप्रोच दिखाना था कि तैयारी कैसे होनी चाहिए। मैं आगे देखता हूं अगले वाले वीडियो में मैं आपको क्या ऑफर कर सकता हूं जो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव हो, आपके लिए इंटरटेनिंग हो, नहीं आपके लिए कंस्ट्रक्टिव हो। क्योंकि मैं आपको इंटरटेन करूंगा, मुझे व्यूअरशिप ज्यादा मिलेगा, दैट आई डोंट विश टू। आई विश टू गाइड यू एंड आई कीप डूइंग द सेम थिंग फॉर यू पीपल। सी यू, मिलते हैं फिर। थैंक यू।